हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उपन्यास अपना आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक हम लोग किए थे तो उसके आगे पेज नंबर 290 से हम लोग आगे करेंगे। और ये सरस्वती पांडे की किताब है और ये एक सहायक पुस्तक के रूप में है। इसको आप सहायक पुस्तक के रूप में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं, रचनाएँ अच्छी अच्छी दी हुई हैं, तो इससे आप रचनाओं को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उपन्यास देखते हैं। आगे हैं विशंबरनाथ उपाध्याय। इनका हम लोग देखते हैं। तो विशंबरनाथ उपाध्याय इसमें देखिए दिया हुआ है कि विशंबरनाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार हैं और इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। तो इनका जो है, अब आपको याद करना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको याद करना है। तो पहले आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सी है इनकी। इतनी है इनकी प्रतिशोध तक। तो यानी कि रीछ, पक्षधर, जाग, मच्छंदर, गोरख आया, दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा और विक्षुब्ध, कठपुतली, विश्वबाहु, परशुराम, प्रतिशोध, इतनी सारी रचनाएं हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए हम करेंगे, इसको एक दूसरे को जोड़ लेंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे। तो विशंबरनाथ उपाध्याय, पहले तो हमेशा मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि नाम भूल जा रहा है। तो हाँ, जब भी रचनाओं को याद करेंगे तो नाम के साथ ही याद करेंगे उनके। हाँ बिल्कुल, उसके बाद भी कन्फ्यूज़न होगी। तो ये सारी चीज़ें जब खूब आप रिवीजन करेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने से आप लोग बस रिवीजन करते जाइए और एक दिन देखिएगा कि आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस रिवीजन से ही ये सब चीज़ें खत्म होंगी। तो इसमें देखिए विशंबरनाथ उपाध्याय, अब इनका नाम सोचिए आप, विशंभरनाथ। तो यानी कि आपको नाम सोच के थोड़ा सा विशंभर, अब विश्वनाथ बाबा का आप ले सकते हैं, जैसे जो काशी में है विश्वनाथ मंदिर जो है। और विशंभरनाथ सोच के थोड़ा सा एक आपको डरावना सा फील हो रहा होगा ये नाम सुन के। मतलब ऐसा कोई देवता जो मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत डरावनी टाइप का, ऐसा आप कल्पना करिए। ठीक है, तो विशंबरनाथ उपाध्याय प्रसिद्ध मार्क्सवादी कथाकार हैं। अब विशंबरनाथ जो हैं वो रीछ के पक्षधर थे। अब विशंबरनाथ जो है वो किसके पक्षधर थे? रीछ के पक्षधर थे। ठीक है, और पहले ही मैंने कहा कि थोड़ा सा डरावना नाम ऐसा कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो विशंबरनाथ जो थे वो रीछ के पक्षधर थे। रीछ मतलब क्या? भालू टाइप का। ठीक है, पक्षधर थे। तो जब रीछ के पक्षधर थे तो कह रहे हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया, सबको भगा रहे हैं ना, जाग मच्छंदर, कोई आदमी है मच्छंदर, तो उसको कह रहे हैं जाग मच्छंदर गोरख आया। तो वहीं पे दूसरा भूतनाथ बैठा हुआ था वहीं पे, तो वो कह रहा है जोगी मत जा, है ना, वो मना कर रहा है, कह रहा है जोगी मत जा। तो अब वहीं पे कठपुतली भी थी और कठपुतली विक्षुब्ध हो गई। कठपुतली कौन हो गया? विक्षुब्ध हो गई कठपुतली। लाइन से ही आप बोलेंगे तब आपको ना कभी कभी सीरियल वाइज लगाने के लिए आता है तो आप सही से लगा पाएंगे। तो विक्षुब्ध हो गई कठपुतली और वहीं पे विश्वबाहु परशुराम थे। परशुराम को आप जानते होंगे कि बहुत गुस्सैल थे। तो विश्वबाहु परशुराम थे तो वो प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो गए वहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से कहानी बन गई हमारी। अब इसको देखते हैं कि विशंबरनाथ उपाध्याय कहते हैं, विशंबरनाथ उपाध्याय रीछ के पक्षधर थे और वो कहते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया। ठीक है, किसी को मतलब डरा रहे हैं, भगा रहे हैं। तो दूसरा भूतनाथ वहीं बैठा रहता है, कहता है जोगी मत जा। तो विक्षुब्ध हो गई कठपुतली ये सब सुन के। तो विश्वबाहु परशुराम रहते हैं, वो प्रतिशोध लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। तो देखिए रीछ का है 67 में है, 1967। रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन किया गया है। और पक्षधर जो है 71 में है, वामपंथी आक्रोश का चित्रण है इसमें। जाग मच्छंदर 83 में है, मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन है। और जाग मच्छंदर गोरख आया। ठीक है, और दूसरा भूतनाथ जो है वो 85 में है, एक जन हितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है। जोगी मत जा 89 में है, भर्तृहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। और विक्षुब्ध जो है वो कठपुतली, जो विक्षुब्ध जो है 1991 में है, कठपुतली 92 में है, विश्वबाहु परशुराम 97 में परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है ये। और प्रतिशोध जो है 98 में है। तो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण प्रतिशोध में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अब देखिए अगला हृदयेश का है। इसका पहले हृदयेश प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। ठीक है, हृदयेश जो हैं, हृदयेश और प्रगतिशील उपन्यासकार, इनके उपन्यास संग्रहांकित हैं। तो पहले पढ़ लीजिए। गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन, सफ़ेद घोड़ा लाल सवार, साढ़, पूर्वजन्म, दंडनायक, पगली घंटी, किस्सा हवेली। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं इनकी। अब हम याद कैसे करेंगे? तो देखिए, तो हृदयेश नाम पहले पकड़ लीजिए। हृदयेश, हृदय मतलब हृदय, हमारा हृदय। ठीक है ना, हृदय हमारा। तो अगर हृदय में गांठ अगर मतलब पड़ जाती है, हृदय का मतलब इस सेंस में लीजिएगा कि मान लीजिए कोई दो मित्र हैं और दोनों मित्र के हृदय में गांठ पड़ गई, मतलब मतभेद हो गया समझिए, तो क्या हो जाती है भाई? मतभेद में तो बहुत कुछ हो जाता है, तो हत्या हो जाती है। ठीक है, इस सेंस में लीजिएगा। तो हृदयेश मतलब हृदय में जब हृदयेश में गांठ पड़ गई तो क्या हो गई? हत्या हो गई। अब एक कहानी अंतहीन हो गई, मतलब एक कहानी अंतहीन सेंस में मत दीजिएगा, अंत
को शब्द को पकड़ लीजिएगा। तो एक कहानी का अंत हो गया, समझिए, एक कहानी अंतहीन हो गई। बोलिए ऐसे, लेकिन सेंस लगाइए कि अंत हो गया, है ना। अंतहीन हालांकि लिखा है, लेकिन आप कल्पना करिए कि अंत हो गया, एक कहानी अंतहीन हो गया। ठीक है। अब आप कल्पना करिए कि जब कोई मर जाता है तो आप कहीं टीवी सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि उस पार की दुनिया दिखाता है, मतलब आदमी मरता है तो आत्मा निकलती है, तो सफ़ेद घोड़ा आता है ना, ऐसा, मतलब वो सब चीज़ें कल्पना करिए। तो जब एक कहानी अंतहीन हो गई तो सफ़ेद घोड़ा लाल सवार आता है, और उसके बाद दिखाई देता है वहीं पे सांड जो है ना, वो पूर्व जन्म का दंडनायक बन जाता है आदमी की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्योंकि एक कहानी अंतहीन हो गई थी, गांठ पड़ने से हत्या हो गई थी, तो ये सब दिखाई दे रहा है कि मतलब वहीं पे सफ़ेद घोड़ा लाल सवार दिख रहा है, सांड जो है वो पूर्व जन्म का दंडनायक बन जाता है, वहीं पर दिखाई देता है। और पगली घंटी जो है, मतलब एक थोड़ा डरावना सीन सोचिए। पगली घंटी जो है, मतलब किसी हवेली में, मतलब पगली घंटी लगी हुई है बड़ी सी, पगली घंटी जो है वो किस्सा हवेली का कहती है। ठीक है, तो एक इस तरह का कहानी आप बनाएंगे कि हृदय में जब गांठ पड़ जाती है तो हत्या हो गई, और एक कहानी अंतहीन हो गई, सफ़ेद घोड़ा लाल सवार दिखाई दिया, और सांड जो है पूर्व जन्म का दंडनायक बन गया, और पगली घंटी जो है वो किस्सा हवेली का मतलब कहने लगी। अब इसका थोड़ा डिटेल देखिए। गांठ 70 में है, और एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, और एक कहानी अंतहीन नहीं, हत्या 71 में है, भोलानाथ की अमानवीयता का अंकन है। एक कहानी अंतहीन 72 में है, व्यवस्था के जहरीले अंतहीन कुप्रभाव का अंकन है। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार 76 में है, अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग। अब सफ़ेद घोड़ा लाल सवार, तो इसे ड्रेस से आप कल्पना कर सकते हैं, जज लोगों का ड्रेस, वकील लोगों का ड्रेस, तो देखिए न्यायालय सा है, ठीक है ना, अदालतों का। अब सांड का 81 में है, शिक्षण संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन है। पूर्वजन्म 85 में है, दंडनायक 90 में है, कथानायक का अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का अंकन है। पगली घंटी 95 में जेल के परिवेश का चित्रण है, और किस्सा हवेली प्रतीकात्मक उपन्यास 2004 में है। ठीक है, तो इस तरह से। अब आगे देखिए, बदिउज्जमा प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, बदिउज्जमा प्रगतिवादी उपन्यासकार, ये सब नाम ना कभी सुनने को ही नहीं मिलता था, मैंने भी पहले ही बार पढ़ा था ये सारे नाम। तो अब इनका याद कैसे करेंगे, तो बदिउज्जमा नाम ही थोड़ा सा अजीब सा है। तो बदिउज्जमा जो थे वो एक चूहे की मौत पे, मतलब बदिउज्जमा जो है ना, बदिउज्जा कहते हैं, ऐसे पढ़ेंगे, बदिउज्जमा कहते हैं कि एक चूहे की मौत हो गई छाको की वापसी से, है ना, मतलब छाको कोई आदमी है तो उसकी वापसी से, मतलब एक चूहे की मौत हो गई छाको की वापसी से। और अपुरुष जो है वो छठा तंत्र में सभा पर्व करता है। ठीक है, अपुरुष मतलब कोई पुरुष है, वो छठा तंत्र में सभा पर्व करता है। ठीक है ना, इस तरह से याद कर लेंगे। बदिउज्जमा जो है कह रहे हैं कि एक चूहे की मौत हो गई छाकों की वापसी से, और पुरुष छठा तंत्र में सभा पर्व करता है। अब एक चूहे की मौत 71 में फैंटेसी शैली में लिखा प्रतीकात्मक उपन्यास है। छाकों की वापसी 75 में है। विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोह भंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन है। अपुरुष 76 में प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है। छठा तंत्र 77 में है। आज के शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है, और सभा पर्व 94 में अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, इतनी बार आपको रिवीजन करना है ना, कि मतलब इतनी बार रिवीजन करिए, रिवीजन से बिल्कुल मत कतराइए, एकदम आपको अच्छा लगेगा, है ना। खूब जोर जोर से, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, जोर जोर से पढ़िए, एकदम आपके दिमाग में कोई कहीं भी शोर होता रहेगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, जोर जोर से पढ़िए, खूब रिवीजन करिए, रिवीजन से बिल्कुल मत भागिए। 10 बार 15 बार एक पेज को 10 बार पढ़ के देखिए ना आप लोग, रिवीजन करके मन से। जैसे मान लीजिए आपने ये जो मैंने ट्रिक बताया है, इससे या जो अब आप लोगों ने अगर बनाया है तो उससे किसी भी तरीके से 10 बार आप मतलब टाइम देख के एक बार पढ़िए, 10 गिनती लिख लीजिए कॉपी पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लीजिए। एक बार पढ़िए टिक लगाइए, 2 बार पढ़िए टिक लगाइए कि 2 बार मैंने रिवीजन कर लिया। तो इससे करने से ना आपके दिमाग को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने इतनी बार किया, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। 10 बार करके देखिए, तो ना याद हो तो कहिएगा, फिर आप लोग कहिएगा हमसे कुछ, ठीक है। तो एकदम मन से, लेकिन है ना, करके देखिए, एकदम याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, बदिउज्जमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। आगे देखिए, ये मुद्रा राक्षस का है, तो नाम ही आप पढ़ लीजिए। पहले मुद्रा राक्षस नाम आ रहा है ना, तो राक्षस टाइप का आप कल्पना कर लीजिए, मुद्रा राक्षस। अब इनका निम्नलिखित उपन्यास क्या है, तो मुद्रा राक्षस की कल्पना करिए, है ना, राक्षस टाइप का। तो मुद्रा राक्षस अचला एक मनोस्थिति, मुद्रा राक्षस की अचला एक मनोस्थिति। अब अचला एक मनोस्थिति में आप एक शब्द को पकड़ लीजिए, मनोस्थिति, है ना,
क्योंकि आपको एक कहानी बनानी है। तो मनोस्थिति मतलब मुद्रा राक्षस की अचला एक मनोस्थिति ऐसी हो गई थी, है ना, तभी बैठ पाएगा। मुद्रा राक्षस की अचला एक मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि वह क्या हो गया, भगोड़ा हो गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस की अचला एक मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वह भगोड़ा हो गया और वो जाके शोक संवाद करने लगा। ठीक है, और कहने लगा, मतलब वो जब ऐसा हुआ तो उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो वो कहने लगा मेरा नाम तेरा नाम हम सब मनसा राम। मतलब राक्षस और राम का नाम कहाँ लेते हैं, लेकिन ये ले रहा है। तो कैसे याद करेंगे कि मुद्रा राक्षस की अचला एक मनोस्थिति ऐसी हो गई, मतलब बिगड़ गई कि वो भगोड़ा हो गया और वो शोक संवाद करने लगा और उसमें कहने लगा कि मेरा नाम तेरा नाम हम सब मनसा राम। उसके बाद शांति भंग हो गई, सबकी शांति भंग हो गई वहीं पर सब लोग जो बैठे थे। तो प्रपंच तंत्र होने लगा। जानते ही हैं जब कुछ शांति भंग होती तो क्या प्रपंच होने लगता है ना, तो प्रपंच तंत्र होने लगा वहीं पे। तो वहीं पे सब लोगों ने दंड विधान उसके लिए, मुद्रा राक्षस के लिए दंड विधान किया, है ना, दंड विधान में दंड देने का फैसला किया, दंड विधान किया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, अब ये जो है बहुत अच्छा है, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, जगदम्बा आप नाम से ही पहले पकड़ लीजिए, जगदम्बा माँ भवानी, जगदम्बा दुर्गा माँ। तो जगदम्बा, अब इनका पहले देख लीजिए, कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर, अकाल, तीन ही है। तो पहले शब्द को जब पकड़ लेंगे ना, पहले वाले को, रचना को, तो सारा याद आ जाएगा। तो जगदम्बा कटा हुआ आसमान, कैसे इसको बैठाएंगे। तो आप कभी टीवी सीरियल में देखे होंगे, दुर्गा जी का जब सीरियल आता है तो देखते होंगे कि जब लड़ाई वड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो आसमान में भी दुर्गा जी खूब बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, ऐसा मतलब दिखाते हैं टीवी में, सीरियल में। तो कल्पना करिए कि कटा हुआ आसमान में से दुर्गा जी निकल रही हैं, जगदम्बा निकल रही हैं ना। तो जगदम्बा कटा हुआ आसमान में से निकली, क्यों, क्योंकि मुर्दा घर में भी अकाल पड़ गया था। भाई मुर्दा घर में अकाल कहाँ पड़ता है, मुर्दा घर में सभी मुर्दे रहते हैं, लेकिन जब वहाँ भी अकाल पड़ गया तो क्या हुआ कि जगदम्बा जो है कटा हुआ आसमान में से निकली। लेकिन आप उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, लाइन से बोलिएगा, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित बोलिएगा, फिर कहिए कि जगदम्बा जो है कटा हुआ आसमान में से आती हैं क्योंकि मुर्दा घर में अकाल पड़ गया था। ठीक है, अब देखिए, कटा हुआ आसमान 71 में प्रवासी मध्यवर्गीय समाज की घुटन का विश्वसनीय अंकन है। 74 मुंबई महानगर की भाटी रानियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। अकाल 97 में है, आज के दुर्दशाग्रस्त गांवों का चित्रण है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब काशीनाथ सिंह से आप जान ही सकते हैं कि हम लोग क्या कल्पना करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस, ये सब हम कल्पना करेंगे। तो काशीनाथ सिंह, अब काशी का 80 घाट भी है ना, तो काशी का 80। ठीक है, तो काशीनाथ सिंह कहते हैं कि काशी का 80 पे काशीनाथ सिंह जो है ना, काशी का 80 पे अपना मोर्चा संभालते हैं। काशीनाथ सिंह काशी का 80 पे अपना मोर्चा संभालते हैं। और वहीं पर रेहन पे रघु रहता है। रेहन पे रघु मतलब एक रघु मतलब लड़का है, तो रेहन पे रघु रहता है, जो क्या करता है, महुआ चरित गाता है। महुआ चरित गाता है या कहता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसका देखिए, अब इसका जैसे काशीनाथ सिंह काशी का 80, काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। अपना मोर्चा 72 में छात्र आंदोलन का चित्रण, रेहन पे रघु। और महुआ चित्र 11 में कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण है। ठीक है, आगे देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो नहीं सब लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करो, तो ऐसा मतलब कल्पना करिए। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह करते हैं और कहते हैं, बिस्मिल्लाह करके कहते हैं कि समर शेष है भाई। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह करके कहते हैं कि समर शेष है। और झीनी चदरिया जो थी ना, वो जहरवाद बन गई है। ठीक है, मतलब आजकल के ज़माने में अच्छी चीज़ भी जहरवाद बन गई है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह करके कहते हैं कि समर शेष है और झीनी चदरिया जो है वो जहरवाद बन गई है। और दंत कथा क्या कहें, है ना, दंत कथा नहीं कहते हैं कि हम दंत कथा कहते हैं सबकी। दंत कथा मतलब बचपन की बातें कह रहे हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह कि हम सबकी दंत कथा जानते हैं, मुखड़ा क्या देखें, है ना, मतलब मुखड़ा देखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम सबकी दंत कथा जानते हैं, मुखड़ा क्या देखें। और अपवित्र आख्यान ये है कि रावी लिखता है ना, रावी मतलब कोई लड़का है, वो भी लिखना शुरू कर दिया। तो अपवित्र आख्यान ये है कि रावी लिखता है। ठीक, अब देखिए, अब्दुल बिस्मिल्लाह करके कहते हैं कि समर शेष है। और झीनी चदरिया जो है जहरवाद बन गई है। और दंत कथा हम जानते हैं भाई, मुखड़ा क्या देखें किसी का। और अपवित्र आख्यान ये है कि रावी लिखता है। अब देखिए, समर शेष 80 में है। झीनी चदरिया 86 में बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है ना, झीनी चदरिया। जहरवाद 87 में विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है। दंत कथा 90 में है। मुखड़ा क्या देखे 96 में दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा है। अपवित्र आख्यान 8 में है। ठीक है,
तो इस तरह से आगे देखिए, संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है। संजीव, तो संजीव आप किसी की कल्पना कर सकते हैं। मेरे तो जान पहचान में एक संजीव थे, तो मैं उन्हीं को कल्पना कर लेती थी। तो एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और कह रहे हैं, संजीव कह रहे हैं कि किसानगढ़ के अहेरी जो है वो सर्कस देखने जाते हैं। ठीक है, किसानगढ़ के अहेरी जो लोग हैं वो लोग सर्कस देखने जाते हैं। कौन कहता है? संजीव कहते हैं। अच्छा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, संजीव में 100 आ रहा है, किसान में 100 आ रहा है और सर्कस में 100 आ रहा है। ठीक है, तो संजीव में 100, किसान में 100 और सर्कस में 100, 100 100 100, तो आपका 2 तो ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, तो संजीव कह रहा है कि किसानगढ़ के अहेरी जब सर्कस देखने जाते हैं और सावधान नीचे आ गए, सावधान में भी 100 आ रहा है। देख रहे हैं ना कि संजीव, किसान, सर्कस, सावधान, सब में 100 आ रहा है। तो एक ये भी ट्रिक है, आप पकड़ सकते हैं, एक शब्दों को भी, अक्षरों को भी पकड़ सकते हैं। तो संजीव कह रहे हैं किसानगढ़ के अहेरी सर्कस देखने जाते हैं और कह रहे हैं कि सावधान नीचे आग है। ठीक है, सर्कस जब देखने जाते नहीं तो ऐसा लोग वहाँ पे स्टंट वगैरह करते हैं, तो कह रहे हैं कि देखो सावधान नीचे आग है और नीचे, सावधान नीचे आग है, धार है ना, धार है मतलब कोई चीज़ रखी है बहुत धारदार है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या संजीव किसान कहते हैं कि किसानगढ़ के अहेरी सर्कस देखने जाते हैं और कहते हैं सावधान नीचे आग है, धार है। और पाँव तले की दूब जो है वो कहाँ है? जंगल जहाँ शुरू होता है। भाई जंगल जहाँ शुरू होता है वहीं तो दूब घासों से पैदा होती है। तो पाँव तले की दूब कहाँ है? जहाँ पे जंगल शुरू होता है। और इन सब के सूत्रधार कौन है? आकाश चंपा है। इन सब के सूत्रधार कौन है? आकाश चंपा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। तो किसानगढ़ के अहेरी इनका जो है किसानगढ़ के अहेरी 81 में है। तो अवध की सामंती अहेर प्रवृत्ति का चित्रण है। और सर्कस 84 में है, सर्कस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। ऐसे ही समझ जाएंगे। सावधान नीचे आग 86 में झरिया क्षेत्र की कोयला खान की एक दुर्घटना पर आधारित है। आग है ना, नीचे आग, तो कोयला भी तो नीचे से निकलता है ना जमीन के, तो आग में ही कोयला जलता है, मतलब कोयले से आग जलती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। धार 90 में कोयला के अवैध खनन और आदिवासियों के शोषण का चित्रण है। पाँव तले की दूब 95 में झारखंड की जनजाति और उनके आंदोलनों का चित्रण है। और जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 में पश्चिमी चंपारण की थारू जनजाति की डाकू समस्या का चित्रण है। भाई जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल में डाकू को होता है ना, इस तरह से। सूत्रधार 2003 में है। लोक नाटककार भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र पर आधारित है। आकाश चंपा 2008 में है। ठीक है, आगे देखिए, चतुर्थ उत्थान यहाँ से शुरू हो जा रहा है, तो थोड़ा ही लेंगे इसमें क्योंकि आगे फिर हम लोग देखेंगे चतुर्थ उत्थान। तो इसमें आधुनिकता बोध के उपन्यास हैं इसमें। तो पहला ही शुरू होता है धर्मवीर भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती। तो जब धर्म की बात जब भी होती है, धर्मवीर भारती आप याद कैसे करेंगे? धर्म की बात जब भी होती है, मतलब धर्म पे जब भी आँच आती है, तो गुनाहों का देवता है ना, वो सूरज के 7वां घोड़ा पर सवार होकर आ जाता है। ठीक है, धर्म पे जब भी मतलब कुछ बात होगी तो गुनाहों का देवता जो है वो सूरज के 7वां घोड़ा पे आ जाएगा। तो गुनाहों का देवता 49 में है। तो चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। और सूरज का 7वां घोड़ा 52 में है। अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्गीय कटु यथार्थ का चित्रण है। ठीक, 2 ही है इनका। राजेंद्र यादव, तो राजेंद्र यादव का मैं याद कर लेती थी कि मेरे एक रिलेशन में आते हैं, तो उनसे मैं याद करती थी, लेकिन आप लोग किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो राजेंद्र यादव का हम देखेंगे। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित हैं। तो राजेंद्र यादव कहते हैं, भाई राजेंद्र यादव के घर में बड़ी कलह हो गई थी, जो मेरे मतलब जो जान पहचान के हैं, तो उनके घर में वाकई में कलह हो गई थी। तो मैं ऐसे कल्पना कर लेती थी कि राजेंद्र यादव के घर में बहुत कलह हो गई है। हालांकि यादव नहीं थे, लेकिन तभी राजेंद्र नाम से। ठीक है, तो राजेंद्र यादव के घर में बड़ी कलह हो गई है। तो कहते हैं राजेंद्र यादव कि भाई घर तो ऐसा हो गया है जैसे लगता है प्रेत बोलते हैं, है ना। जब घर में कलह हो जाता है तो क्या होता है, लगता है प्रेत बोलते हैं। और सभी उखड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। और क्योंकि घर में उल्टा है, मतलब उनकी पत्नी जो है ना उल्टा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, और वो शह और मात मतलब दे रही है मुझे, हमेशा शह और मात दे रही है। 1 इंच मुस्कान के लिए जो ना वो तरस जाते हैं, ये राजेंद्र यादव उसकी 1 इंच मुस्कान के लिए तरस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अब हम अनदेखे अनजान पुल पर चले जाएंगे, बहुत तंग आ गए अपने घर से, तो हम अनदेखे अनजान पुल पर चले जाएंगे और वहीं पर बैठ के मंत्र विद्ध करेंगे, मतलब मंत्र का जाप करेंगे, वहीं पर बैठ के मंत्र विद्ध करेंगे। ठीक है, बोलिएगा आप वही जो आप लिखा हुआ है, लेकिन आप सेंस कुछ और लगा सकते हैं। तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि घर में इतना कलह हो गया कि जैसे लगता है प्रेत बोलते हैं, और उखड़े हुए लोग हैं सभी, क्योंकि घर में उल्टा आ गई है और वो रोज़ हमको शाह और मार देती है। 1 इंच मुस्कान के लिए तरस गए हैं उसकी, और अनदेखिए इसीलिए अनदेखे अनजान पुल पर चले जाएंगे, वहीं बैठ के मंत्र विद्य करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लीजिए। प्रेत बोलते हैं 52 में है। असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण है।
पहले ही देखिए जैसे मैंने कहानी बनाया उससे थोड़ा सा मैच कर रहा है। और उखड़े हुए लोग 56 में है नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है। 58 में है कुल्टा कुल्टा, 58 में है शाह और मात, 59 में है युवा कहानी लेखिका की प्रेम का अंकन है। और 1 इंच मुस्कान 63 में अमर रंजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। अनदेखे अनजान पुल आपका कब है, आपका ये 63 में है, ठीक है 63 में है। ये आपका 63 में है। अनदेखे अनजान पुल एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता तथा उसके सपनों का अंकन है, ठीक है। आगे देखिए मंत्रविद आपका 67 में है, 67 में है। अब प्रेत बोलते हैं, अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि प्रेत बोलते हैं उपन्यास को, प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया था, ठीक है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश के नाम से प्रकाशित कराया गया था। वैसे प्रेत बोलते हैं का समय क्या है आपका 52 में है, ठीक है। वैसे प्रेत बोलते हैं कि 52 में है, लेकिन 60 में इसको सारा आकाश के नाम से इसको मतलब प्रकाशित कराया गया। 1 इंच मुस्कान की रचना जो है राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की थी। पूछता है ये है ना कि मतलब ऐसा कौन सा रचना है कि अपनी पत्नी मन्नू भंडारी इनकी पत्नी थी राजेंद्र यादव की, ये भी जान लीजिए। तो 1 इंच मुस्कान उनके साथ ये लिखे थे, ठीक है। अब आगे देखिए प्रभाकर माचवे जो है प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास निम्नलिखित हैं, तो इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, 13 है लेकिन छोटा छोटा है, याद कर सकते हैं। तो प्रभाकर माचवे कहते हैं कि प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि उपन्यासकार हैं। तो कहते हैं कि परंतु जो एक तारा था ना, प्रभाकर माचवे बहुत परेशान है, कहते हैं कि परंतु एक तारा जो था वह सांचा ध्वावा था, ठीक है। याद तो मतलब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो परंतु एक तारा जो था, एक तारा जो बजाते हैं, तो परंतु एक तारा जो था वो सांचा ध्वावा था। और जो किशोर था है ना, जो किशोर था वह 30 40 50 बार अनदेखी किया इस चीज़ को। किशोर मतलब एक लड़का था, जो किशोर था वो 30 40 50 बार अनदेखी किया इन सब चीज़ों को। और दर्द के पैबंद कौन बन गए थे, द्यूत बन गए थे, है ना। द्यूत बोलेंगे लेकिन दूत के सेंस में लेंगे। तो दर्द के पैबंद कौन बन गए थे, द्यूत बन गए थे। किस लिए किस लिए बने थे ऐसा, दर्द के पैबंद द्यूत बन गए थे किस लिए, क्योंकि आँख मेरी बाकी उनका था, है ना। क्योंकि आँख मेरी बाकी उनका था और सब लापता हो गए थे वहीं से, इसीलिए जो दूध था ना वो क्या हो गया था, दर्द के पैबंद बन गया था। तो इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज याद करेंगे कि परंतु एक तारा जो था सांचा ध्वावा था, जो किशोर था वो 30 40 50 बार अनदेखी करता है इन सब चीज़ों को। और दर्द के पैबंद दूत बन गए थे किस लिए, क्योंकि आँख मेरी बाकी उनका था और सब लापता हो गए थे, ठीक। तो इस तरह से सन के बारे में आप पूछते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उसका सन भी आप लोग देख लिया करिए। और साथ में जैसे मान लीजिए अगर टाइम आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये होता है आप लोग पूछते हैं कब जाएगा, तो मान लीजिए अगर डेट आगे बढ़ता है तो हमेशा साथ ना सन बोलते रहिए, मतलब जो भी है सन बोलते रहिए। मतलब जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं परंतु 40, एक तारा 52, सांचा 56, द्वावा 57, ऐसे मतलब ना बोलते रहेंगे ना, तो आप जैसे एग्जाम में भी आपके सामने वो ऑप्शन आएगा तुरंत आपका सन आपके मुँह से निकल जाएगा। लेकिन ये कई बहुत रिवीजन चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये चतुर्थ उत्थान यहाँ तक पढ़े, पूरा कंप्लीट हो गया तृतीय उत्थान, और चतुर्थ उत्थान का एक पेज भी हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं आगे। मैं कंप्लीट करा लेती हूँ। थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण देखिए आजकल मैं वीडियो भी लंबा नहीं बना पा रही हूँ, शॉर्ट्स ही भेज दे रही हूँ छोटा, ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और बिल्कुल भी कहीं से निराशा ना आए आप लोगों के अंदर, कहीं से भी परेशान ना हो। और चलिए उपन्यास में कंप्लीट करवाती हूँ इसी में टाइम निकाल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।